जवाब देने का वक्त आ गया है। ऐसे लोगों को अब कड़ाई देने का वक्त आ गया है और ये बताने का वक्त आ गया है आपको भी कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बननी चाहिए। अरे मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही हो कहीं भी आग बस वो आग जल्दी चाहिए। कहना चाहता हूं मैं बात के साथ अपनी बात को भी आज कहना चाहूंगा कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना कम हो लगा दो। वक्त बहुत कम है, जितना कम हो लगा दो। अरे कुछ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हिंद, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। धन्यवाद। युवाओं में नई जोश भरने के लिए आगे की कड़ी में जनता क्रांति आइए देखिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनिल सिंह चौहान का। अनिल सिंह चौहान जिंदाबाद, अनिल सिंह चौहान जिंदाबाद। आइए बबलू भाई तैयार रहेंगे, इनके बाद बबलू भाई तैयार रहेंगे। भारत माता की, भारत वीरों की। साथियों, सर्वप्रथम महर्षि बिरजू बाबा के तपोभूमि को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में करता हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नमन करता हूँ, महाराजा सुहेलदेव को नमन करता हूँ, भीमराव अंबेडकर को जो हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता हैं नमन करता हूँ, उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने समता मूलक समाज का सपना देखा था। साथियों, आज इस कार्यक्रम के सभा के सभापति महोदय माननीय गरीबों के मसीहा परम आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर पूर्व मंत्री का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके गार्जियन परम आदरणीय माननीय, आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश को आजाद होके 73 साल हो गया है, लेकिन आज भी गरीब आजाद नहीं हुआ है। साथियों, मैं बताता हूँ, आप लोगों ने जिसको सम्मान दिया, आप लोगों ने जिसको सम्मान दिया, वही भेड़िया आपको लूटने का काम किया है। आपने जिसको, साथियों, आपने आपके विश्वास को जीत के आपके घर आते रहे और आपके विश्वास को जीतते रहे और अपनी जात का, अपने समाज का झोली भरते रहे। साथियों, आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बीच और इस विकास राजभर जी ने कदम उठाया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग इस संकल्प को आप लोग पूरा करेंगे और इसका साथ देंगे। हर गरीब का हक अधिकार लेने में आप लोग सहयोग करेंगे। साथियों, आज आप सभी साथियों, माताओं बहनों का जो जन समर्थन मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं है। साथियों, जिस तरह से आज सभी लोगों का जन समर्थन मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है। आपका हक अधिकार, क्या बात है। पांचों झंडा लहराई, पांचों झंडा संगम ना महासंगम, जेकरा आप मुख्य अतिथि हमारे भाई पांचों झंडा लहराई और एक यूपी की धरती पर विलेन चाहिए, सीएम की कुर्सी पर विलेन चाहिए। ताली बजा के अब ओम प्रकाश राजभर जैसा से चाहिए। यूपी की धरती पर विलेन चाहिए, यूपी की धरती पर विलेन चाहिए, ओम प्रकाश राजभर जैसा से चाहिए।
पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गायक महोदय धन्यवाद आपको। आप बैठ जाइए, जो जहाँ वही साथी जगह लेकर बैठ जाइए। जो जहाँ नहीं, अभी नारा में दम नहीं है, नारा में दम नहीं। अरे भाई सुनो बात हमारी, पहले सुनो। अल्लाह भलो करते हो तुम लोग भाई। देखो हम बोलते हैं, सुनो। देखो आज हमने माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को बलिया की धरती पर इस नाते बुलाया हूं कि जो तेरी चाहत है, तेरी मांग थी, आज आप बताओ। बताओ, आप नीचे करो, हम नारा बोल रहे हैं। देखो हम नारा बोल रहे हैं, सुन लो। हम बोलेंगे बाबू सिंह कुशवाहा संघर्ष करो। नहीं, अब बाबू सिंह कुशवाहा जी संघर्ष नहीं करेंगे। आप लोग संघर्ष करो, बाबू सिंह कुशवाहा तेरे साथ खड़ा रहेंगे। ये नारा लगेगा। वो कितने लोग चाहते हो आप संघर्ष करने तैयार हो? दोनों हाथ उठाओ। जो लोग चाहते हो दोनों हाथ उठाओ, आप नीचे करो। आप बताओ, आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को बलिया की धरती पर हमने बुलाया है। बताओ, अच्छा लग रहा है ना? आप देखो, तेरे बीच में शांति पूर्वक आपके मुख्य अतिथि जी हैं और आप ये प्रदर्शित करो, तुम्हारी शांति ये प्रदर्शित करेगी कि हम माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो जहां में बैठ जाओ भाई। शांति बनाओ, शांति बनाओ। हम जानते हैं जगह नहीं है, तो पूरा चौराहे पर आपको। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे साथी बाबूराम पाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी पार्टी के, दूसरे हमारे साथी विशेष अतिथि प्रेमचंद प्रजापति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी, तीसरे हमारे साथी श्री अनिल सिंह चौहान जी जो राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जनता क्रांति पार्टी ने मिल करके ये भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। आज से लगभग 20-25 दिन पहले हम लोग लखनऊ में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बैठ करके, प्रजापति जी के साथ, चौहान साहब के साथ और पाल साहब के साथ बैठ करके हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि अगर हमें इस देश के लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया और आज से लगभग 25 दिन पहले ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके पहले रैली जो हमारी बलिया की बागी धरती है, जो भारत में आजादी से 24 घंटे पहले जो दिन आजाद हुआ है, वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। आज उसी विचार के साथ हम लोगों ने कि हमें उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आए हुए हैं, चाहे वो जन अधिकार पार्टी के हो या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं या राष्ट्रवादी पार्टी के हैं या राष्ट्रीय उपेक्षित पार्टी के हैं या जनता क्रांति पार्टी के हैं। मैं सभी साथियों का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसके साथ मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर आज आप हमारी बात सुनने के लिए आए हैं तो जरूर आप लोग हमें शांति का दान दें। आप लोग शांतिपूर्वक हमारी बात सुने। ये जो लड़ाई हम लोगों ने शुरुआत की है, ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है, राजपाट तक पहुंचने की है। जिस लड़ाई को कभी
सुहेलदेव महाराजा सुहेल, इस उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा, फुले ने लड़ा, साहू ने लड़ा, बहुत सारे महापुरुषों ने इस लड़ाई को लड़ा। बात को नहीं कह सकते थे। आज महात्मा फुले की बदौलत, साहू जी की बदौलत, अम्बेडकर की बदौलत आज हम इस लायक हुए हैं कि मंच में खड़े होकर के सब लोग इकट्ठे होकर के अपनी दुख से की बात को कह सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, बहुत सारे साथी हमारे जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हम लेते हैं, भारतीय संविधान का लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई वर्ग विशेष या कोई SC/ST के लिए ही बात की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने SC/ST के लिए भर बात नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की पूरी जनता के लिए बात कही है, खास करके गरीब और कमजोर की बात कही। और आज हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, सरकारी नौकरियां निकलती हैं, रिजर्वेशन का कोई प्रावधान उनमें नहीं रहता है। और एक रास्ता उन्होंने और निकाला है कि पिछड़ी जातियों के बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को सरकारी नौकरियों में न रखना पड़े, तो सारे विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दो। तो इस देश के जो सारे सरकारी विभाग हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में देने का काम किया जा रहा है। चाहे वो रेलवे हो या जो भी विभाग हो, जो संस्थान फायदे में भी चल रहे हैं सरकार के, उनको भी वो प्राइवेट सेक्टर में देने का काम कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी सरकार, विश्व की कोई भी सरकार अपने देश का एजुकेशन, शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग कभी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती। पूरी प्रगति को अपने पास रखती है। जब शिक्षा विभाग प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा तो हमारे बच्चे, गरीब और कमजोर का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? लगातार शिक्षा के बजट में कटौती की जा रही है। का बच्चा जो यहाँ से लोग काम करके, जो कि झोपड़ियों में रहते, उन प्राथमिक विद्यालयों में उनके बच्चे पढ़ते, 13,500 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया। आज वहाँ वैसी तैयारी आज हमारे प्रदेश में हो रही। लगातार शिक्षा के बजट में कटौती की जा रही, और जब शिक्षा के बजट में कटौती की जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे संस्थान है सरकार के, उनको प्राइवेट भागों में दिया जाना है। फीस इतनी बढ़ाई जा रही है। पहले जब एक बच्चे को डॉक्टर बनना होता था तो 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए खींच के फीस लगती थी हॉस्टल पे लगा करके। आज अगर उसको मेडिकल में दाखिला लेना है, तो अगर उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी जाना है, तो उसे 12 से 14 लाख रुपया सालाना उसे देना है। और अगर प्राइवेट स्कूल में जाना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो 25 से 50 लाख रुपया उसको सालाना देना। और कौन सा गरीब कमजोर का बच्चा है जो 25 लाख 50 लाख रुपया खर्च करके अपने बेटे को डॉक्टर बना पाए? आज ये हमारे साथ साजिश हो रही है, और इस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे। हमारे पूर्वों ने बहुत संघर्ष करने के बाद बाबू जगदेव प्रसाद ने आपके बगल में बिहार में नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। उसी नारे को कन्वर्ट करके बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय काशी राम जी ने 1585 का नारा, लेकिन वे जो नारा 90 और 100 का, 90 और 10 तब होगा जब आप लखनऊ और दिल्ली में कब्जा करोगे। तो जब तक लखनऊ और दिल्ली में कब्जा नहीं करोगे, इस नारों का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारी बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं ये बताने जा रहा था, रिजर्वेशन कितने संघर्ष के बाद हमको मिला, कानून बना कि आपको इतनी भर्ती करनी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, शरारती लोगों ने एक रास्ता निकाला कि 3 बार हम वैकेंसी निकालेंगे, और अगर SC का और OBC का बच्चा अगर उसमें सही नहीं निकला, फिट नहीं निकला, तो उसको हम 4थी बार जनरल से निकाल करके भर देंगे। 91 में 27% रिजर्वेशन लागू हुआ। 100 में से 27 बच्चे OBC के IAS, IPS
और पीपीएस, पीसीएस या सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या तहसीलदार या सिपाही होने चाहिए। 91 में ये कानून बना, लेकिन 91 में कानून बनने के बाद भी आज भी भारत की सरकार में महज 6% पूरे हुए हैं। 100 में से 6% जिनको हम लोगों ने वोट देकर के सत्ता में पहुंचाया है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे बच्चों के बारे में वो सोचें, उन्होंने 100 में से 6% की आज तक हमें हिस्सेदारी दी। और प्रदेश में हम लोगों ने जिन लोगों पर भरोसा करके, जिन लोगों को हमने सोचा कि ये बहुजन की बात करते हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने सोचा कि ये ओबीसी की बात करते हैं, इस नाते हम लोगों ने उन्हें वोट देकर के सत्ता में भेजा। और जब वो सत्ता में पहुंचे तो वो पूरा बहुजन समाज भूल गए, वो थोड़े लोग उन्हें याद रह गए। और जिनको हमने ओबीसी के नाम पर भेजा, वो सारा ओबीसी छोड़ करके अपना परिवार उनको याद रखे। आज हमारी दशा ये थी। इसलिए अगर हमें हक और अधिकार लेना है तो हमें जागरूक होना होगा, इकट्ठे होना होगा। जिन मंदिर पर कब्जा करो, जहां से तुम्हारे हित का कानून बनता है और लागू होता है, इन पत्थरों के मंदिर में कुछ नहीं रखा, तुम्हारे घाट का पैसा और इस बात को कहा। लेकिन हम लोग कितने, कोई ऊपर से आकर के हमारे लिए नहीं कुछ करेगा। अशोका थे तो वो भी आए थे तो चले गए, अब नहीं आने वाले। राजा सोहेल तो भी आए थे तो चले गए, अब नहीं आने वाले। महाराज निषाद थे, वो भी आए थे चले गए, अब नहीं आने वाले। पृथ्वीराज चौहान थे, वो भी चले गए, अब नहीं आने वाले। अगर आपको अपने आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो जब आपके घरों में कोई अशोका पैदा होगा, महाराजा सोहेल पैदा होगा, पृथ्वीराज चौहान पैदा होगा, महाराज निषाद पैदा होगा, अहिल्याबाई होलकर पैदा होगी, माता सावित्रीबाई फुले पैदा होगी, तब आपका विकास होगा, तब आप आगे की रास्ते पर बढ़ेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई ऊपर से आकर के आएगा और हमारा विकास करेगा, कोई चमत्कार करेगा, कोई ऊपर से आने वाला नहीं है। जो आए थे अपनी जिम्मेदारी को निभा करके चले गए। अभी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। जो हमारे समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, बैठते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। जिस किसान की आमदनी को 2 गुना करने को कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, स्वामीनाथन की कमेटी को कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि हम लागू करेंगे। आज किसान की आमदनी तो 2 गुना ऐसी हुई कि जो धान 4000 रुपया कुंटल जाता था, वो 1400 रुपया 2000 कुंटल जाता है। ऐसे किसान की आमदनी 2 गुना हुई। का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। ये ठीक है कि कोई बड़ा आदमी प्राइवेट स्कूल खोलता है, कूलर का इस्तेमाल किया है, एसी का इस्तेमाल करता है, बड़े आदमी का बच्चा जाकर के एसी और कूलर में पढ़े, हमें इसमें इतराज नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो। जो प्राथमिक विद्यालय का, प्राइमरी का विद्यालय का बच्चे को जो पढ़ाया जाए, वही प्राइवेट स्कूल के, पब्लिक स्कूल के बच्चे को पढ़ाया जाए। एक समान हमारे देश में शिक्षा पद्धति लागू। हम चाहते हैं कि किसान के लिए बिजली उचित दर में मिले। हमारी चाहत तो यह है कि किसान के लिए बिजली फ्री दी जाए। लेकिन फिर भी अगर जरूरत है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग फ्री कर सकें, लेकिन इतनी हमारी जरूर कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम लागत में हम किसान को बिजली हम उपलब्ध कराएं, किसान को हम उन्नत चीज उपलब्ध कराएं, चाहे वो फसल के हो या सब्जियों के हो। हर ब्लॉक स्तर पर हम भंडारण गृह बनाए, शीत गृह बनाए, खरीदने जाता है तो 150 रुपए किलो खरीदता है। ये उसके बेचारे की दशा है। इसलिए अगर ये सारे परिवर्तन लाने हैं, ये सारे चेंज लाने, तो आपको जागरूक होना होगा, आपको अपनी वोट की कीमत को पहचानना होगा। देखो भाई, देखिए आप लोग बलिया के लोग खूब जागरूक लोग हैं। खास करके जो हमारे अध्यक्ष जी हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने
मुझे अच्छी जानकारी है कि अपने समाज के लोगों को और समाज के लोगों को उन्होंने खूब जागरूक किया है, वोट के महत्व के बारे में समझाया है, जागरूक किया है। लेकिन थोड़ा और जागरूक होने की जरूरत है। वोट अपना तो देना है, लेकिन और साथियों का भी लेना है। जो हमारी तरह गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनको 73 साल की आजादी के बाद भी हक हिस्सा नहीं मिला, उनके साथ बैठ करके आपको अपने रिश्ते बेहतर करके वोट के महत्व को पहचान के उनसे वोट डलवाने की कोशिश करना है। जब देश आजाद हुआ, संविधान निर्माताओं ने वोट का अधिकार हमें ये समझ के दिया कि गरीब और कमजोर लोग, सारे लोग मुझसे बताते हैं कि थाने में हमारा FIR नहीं हुआ, SDM हमारी सुनता नहीं है, DM हमारी सुनता नहीं है। मैं रोज अक्सर एक बात बोलता हूँ कि भाई सिपाही किसकी सुनता है, दरोगा किसकी सुनता है, तहसीलदार किसकी सुनता है। सिपाही उससे बड़ा, थानेदार उससे बड़ा, CO उससे बड़ा, SP उससे बड़ा, DIG उससे बड़ा, IG उससे बड़ा, DGP और DGP से बड़ा मुख्यमंत्री जो तुम्हारी ओर से बनता है। लेखपाल उससे बड़ा, कानून को उससे बड़ा तहसीलदार, SDM उससे बड़ा, DM उससे बड़ा, कमिश्नर उससे बड़ा, सचिव उससे बड़ा, मुख्य सचिव उससे बड़ा मुख्यमंत्री जो तुम्हारी ओर से बनता है। सारी ताकत तो तुम्हारी ओर पे है, लेकिन हम मांगते किसी और से। जब तक देश का गरीब और मजलूम आदमी अपनी वोट की ताकत को नहीं पहचानेगा, तब तक कभी उसको हक और अधिकार मिलने वाले लोग नहीं। जो लोग जागरूक हैं, जो शासन सत्ता की ताकत को जानते हैं, वो भगवान के नाम पर भी आपसे वोट मांगते हैं। कहते हैं हमें भगवान का घर बनाना है, हमें वोट दे दो। वो भगवान जो भगवान सबका घर बनाता है, उसके घर बनाने के लिए भी वो वोट मांगते हैं। उसका घर भी बिना वोट के नहीं बन सकता है। ये कितनी जरूरी बात है, वोट के बारे में आपको समझना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि गोरखनाथ मंदिर से नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हो सकता है। लेकिन आपकी तरह मेरा राजभर, मेरा कुल मौर्य, मेरा ननिया चौहान लाखों की तादाद में आज भी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी घूम खाता है। उसे लगता है उसका कल्याण वहीं से होना है। वो जानते हैं कि उनका कल्याण मुख्यमंत्री की कुर्सी से होना है। लेकिन कोई और राजभर, चौहान और प्रजापति जानता है, पाल जानता है, निषाद जानता है कि उसका कल्याण तो एक बिजली कार्य से हो जाता है। इसलिए इन कुछ बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सच्चा राष्ट्रवाद कहते किसको है, ये भी तो समझने की जरूरत। अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को विकास के बारे में लाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आज सुखपुरा में हम रैली कर रहे हैं और सुखपुरा गांव के लोग सब गरीब हो और हम कहें कि सुखपुरा गांव की बात छोड़